स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप वीडियो में बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस मॉक प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारा मॉक जंक्शन ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है। सिर्फ 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 100+ से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट पास मिल रहे हैं। तो जाइए जल्दी से इस टेस्ट पास को परचेस कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को पूरा कीजिए। इस टेस्ट पास के अंदर आपको एसएससी, रेलवे, एफकेट, सीडीएस, आईसीजी, पुलिस एग्ज़ाम और भी बहुत तरह के 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट पास मिल रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 49 रुपये में। तो मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जाइए मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेज़ कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM मतलब कि NRHM की शुरुआत कब की गई थी? यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शंस है 2002, 2004, 2005 और 2007। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2005। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2005। NRHM की शुरुआत यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए की गई थी। इसमें क्या था कि सरकार ने 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की थी और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो था वो ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसमें क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना व गरीब व कमजोर वर्ग को बेहतर सुविधाएं देना था। और इसकी शुरुआत जो है भारत में जब 2005 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने की थी। तो आप कमेंट में बताइए कि 2005 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो लाभ और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि मातृ मृत्यु दर मतलब जो माताओं लोगों की मृत्यु हो जाती थी वो कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना और स्वास्थ्य प्रणाली समुदायों के प्रति जवाबदेही बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शंस है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल और पुडुचेरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये जो है यह केंद्र शासित प्रदेश राजधानी पोर्ट ब्लेयर में लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बैरन द्वीप और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की छाया से गुजरने वाली चंद्रमा किस घटना को दर्शाती है? ऑप्शंस है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहण, अपसौर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंद्र ग्रहण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो यह चंद्र ग्रहण कहलाता है, जो कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा काला दिखाई देने लगता है और उसकी रोशनी कम होने लगती है और इसी घटना को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? ऑप्शंस है ब्राह्मी, खारोष्ठी, चित्रलिपि या संस्कृत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चित्रलिपि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रलिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी जो अब तक पूरी तरह पढ़ी ना जा सकी है। मतलब जो चित्र में जो यह लिपि चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करती थी जो किसी वस्तु या अवधारणा को प्रतिनिधित्व करे, यानी खुदाई करके चित्र बना के इस तरह से लैंग्वेज को समझाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 5 जून, 22 मार्च, 1 जुलाई और 15 मई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च। विश्व जल दिवस जल के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 22 मार्च को मनाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंदा देवी पर्वत किस पर्वतीय श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शंस है अरावली, सतपुड़ा, शिवालिक और हिमालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हिमालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमालय। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह हिमालय पर्वत का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर अग्निकुंड और बैलों की हड्डियां मिली? ऑप्शंस है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है और कालीबंगा से अग्निकुंड और पशु बलि से संबंधित अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड और बैल की हड्डियों के अवशेष कालीबंगा में पाए गए थे। कालीबंगा में अग्नि वेदियाँ पाई गई थी और अग्नि पूजा का सुझाव देती थी। और ये क्या है, एक बंदरगाह भी है जो इसमें अग्निकुंड में मिले थे और बैलों की हड्डियाँ मिली थी जो पशु बलि से संबंधित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 11 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 5 मई और 21 जून। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर्वतों के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शंस है भारतीय परिषद, इसके ऑप्शंस है भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, रॉलेट एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था जिसे द्वैध शासन की शुरुआत हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है और इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था, इसलिए इसका नाम जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। और इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों की शुरुआत की जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्रीय विधानमंडल द्वितीय शासन व्यवस्था शामिल की। द्वैध शासन का मतलब क्या था कि जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 18 अप्रैल, 5 जून, 1 मई और 27 सितंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 अप्रैल। यह दिन विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा के संरक्षण हेतु मनाया जाता है और विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुतका गेंडोर किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शंस है वैदिक सभ्यता, मगध साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता या मौर्य साम्राज्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। सुतका गेंडोर एक बंदरगाह का नगर था जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है। सुतका गेंडोर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल है, मतलब पुराना स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान की सीमा के पास स्थित है और यह मकरान तट पर गवदावर के पास है। कराची से लगभग 480 किलोमीटर पश्चिम में है। ये स्थल जो है दाशत नदी के किनारे है और सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, जिनेवा या पेरिस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स। इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो जिसका पूरा नाम जो है उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन है। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें 31 सदस्य देश शामिल है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी और मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? किसकी? नाटो की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनसीएस में कुल कितने सदस्य होते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शंस है 10,
15, 20 या 25? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 15। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15। यूएनसीएस में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जो 5 स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है एक क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जब 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है, इनमें से क्या? ऑप्शंस है IBRD, IDA, IMF और IFC। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा IMF। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी IMF। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है, जबकि IBRD, IDA और IFC इसके भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिग्स बोसॉन कण की आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसॉन कण को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गॉड पार्टिकल, न्यूट्रॉन, फोटॉन और ग्लूऑन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गॉड पार्टिकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह ब्रह्मांड में अन्य कणों को द्रव्यमान देने के लिए जिम्मेदार है। हिग्स बोसॉन कण जो है सामान्य तौर पर गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है और यह नाम नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी लियोन लेडरमिल की किताब से आया था, जिन्होंने शुरुआत में इसका नाम गॉडेम पार्टिकल रखना चाहा था क्योंकि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रशंसकों द्वारा द गॉड पार्टिकल बदल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचांक प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शंस है उपभोक्ता का मूल सूचांक, सकल घरेलू उत्पाद, थोक मूल सूचांक, उत्पादक मूल सूचांक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता का मूल सूचांक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी और ऑप्शन ए नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपभोक्ता का मूल सूचांक। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य रूप से उपभोक्ता का मूल सूचांक यानी CPI का प्रयोग होता है, जो आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के दाम को दर्शाता है। मतलब आम उपभोक्ता जो सामान को खरीदते हैं ना, उनके दाम को दर्शा के भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल सूचांक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में किस गैस को अवशेषित करती है? यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधे में किस गैस को अवशेषित करती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, जिससे वे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश के प्राप्त को ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल शर्करा यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। मतलब आमतौर पे कहा जाए तो सूर्य का जो किरण होता है, सनलाइट होता है, उससे पौधा अपना भोजन बनाता है और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यह सूर्य की ऊर्जा को एक ऐसे रासायनिक रूप में बदलती है जिसका उपयोग जीव अपनी वृद्धि और गतिविधियों के लिए करता है। यानी क्या करता है वो सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन यापन करके क्या करता है, जीवन की प्रक्रिया को पूरा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्ध्य सबसे प्रभावित होती है? ऑप्शंस है लाल, नीला, हरा और बैंगनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नीला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीला। प्रकाश संश्लेषण में नीला और लाल सबसे अधिक उपयोगी होते हैं, परंतु नीले प्रकाश की ऊर्जा अधिक होती है। इसमें नीला और लाल दोनों बहुत उपयोगी होता है, लेकिन नीला प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस युद्ध का क्या उद्देश्य है? यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना,
शहरी और ग्रामीणों गरीबों को कौशल और रोजगार उपलब्ध कराना और किसानों को उर्वरक सब्सिडी देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा शहरी और गरीबों को कौशल का और रोजगार उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराना था। किस योजना के तहत? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, यानी ऑप्शन सी। इसमें क्या था कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए शुरू की गई ये एक योजना थी जिसका उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और गरीबी को कम करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के अंत के बाद किस वंश की स्थापना हुई? ऑप्शंस है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश और शुंग वंश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का अंत के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी और मगध पर नंद वंश के शासन का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराया था और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य जो है भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शंस है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके मॉक प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं और जो भी इस प्रैक्टिस सेट के दौरान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर भी ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ये बताइए कि भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितने समय लगे थे? कमेंट में इसका उत्तर बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39D। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39D राज्य को यह निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मतलब महिलाओं को भी समान वेतन और पुरुषों को भी समान वेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शंस है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ऑलमोस्ट माना जाए तो हमारे देश में सारा काम प्रधानमंत्री ही करते हैं, बस राष्ट्रपति है और उनको भी अपना कार्य प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्याय का अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शंस है मौलिक अधिकार, विधायी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। न्याय का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों में समाहित है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को न्याय का अधिकार है। अगर उसके खिलाफ कुछ गलत चीज़ होता है तो वो न्याय के लिए न्यायपालिका में जा सकता है, कानून में जा सकता है, अपनी बात को रख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, आपातकाल की घोषणा, चुनाव आयोग की नियुक्ति या विधेयक की प्रक्रिया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद सत्र में ना हो। यह शक्ति तब प्रयोग की जाती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल यानी तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए अध्यादेश क्या है। अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून की एक क्या कहते हैं समान ही एक कानूनी दस्तावेज होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है जब संसद सत्र में ना हो।
तो ये रहे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और हमारे टेस्ट पास को जरूर परचेस करें जो कि मॉक जंक्शन ऐप पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें और सिर्फ 49 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के लिए 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट पास को परचेस करें और अपने एग्जाम की तैयारी को पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।